Hi everyone, welcome again to the YouTube channel of Shiva IAS. So in today's lecture we are going to discuss a very important topic of Indian history and that is rise of Maratha Empire. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंडियन हिस्ट्री के एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक का नाम है मराठा साम्राज्य का उदय। राइट, अब ये जो टॉपिक है ये टॉपिक प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पेपर्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। क्लियर? अब बिफोर मूविंग अहेड आई वुड लाइक टू टेल यू कि जब भी हम किसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो वी मस्ट नो दैट व्हाट वी हैव टू स्टडी फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर? तो जहाँ तक मराठा साम्राज्य की बात है तो मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमें कौन कौन सी चीज़ों को कवर करना है। राइट, जब एक बार इस चीज़ की क्लैरिटी बन जाएगी फिर एटलीस्ट आपको ये पता है कि मुझे ये टॉपिक कवर करना है, ये करना और ये करना है। क्लियर हुआ? तो केवल इसी टॉपिक की बात नहीं है, कोई भी टॉपिक आप स्टार्ट करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें जो सब टॉपिक्स हैं उनको एनलिस्टेड कर लीजिए, उनको शॉर्ट लिस्टेड कर लीजिए, जिससे आपको उस पूरे टॉपिक को कवर करने में बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंस हो जाएगी। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल जब हम मराठा की बात करेंगे तो हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या कवर करना है। तो सबसे पहले हम इसमें कवर करेंगे शिवाजी। अब शिवाजी को इसलिए कवर करेंगे क्योंकि शिवाजी ही वो पर्सनैलिटी थे जिन्होंने मराठों को यूनाइटेड किया और एक बहुत स्ट्रॉन्ग मराठा एम्पायर का फाउंडेशन किया। क्लियर? अब शिवाजी में अगर हम और देखें कि हमें शिवाजी में क्या क्या चीज़ें कवर करनी है तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ शिवाजीज लाइफ। राइट, यानी कि शिवाजी के जीवन की प्रमुख घटनाएं। अब देखिए मैं यहाँ पर चाहे तो हिंदी में लिखूँगा या इंग्लिश में, लेकिन मैं बोलूँगा दोनों में, आप लोग अपने अकॉर्डिंग उसको नोट कर लीजिएगा। क्लियर? शिवाजी के जीवन की प्रमुख घटनाएं, फिर उसके बाद हम देखेंगे शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि शिवाजी का प्रशासन, एंड देन थर्ड हम देखेंगे सक्सेसर्स ऑफ शिवाजी यानी कि शिवाजी के उत्तराधिकारी। क्लियर? अब उत्तराधिकारी की बात करें तो इसमें हम देख लेंगे कि हमें कौन कौन से जो सक्सेसर्स हैं उनको स्टडी करना है। तो सबसे पहले संभाजी, संभाजी 1680 से 89, एंड देन राजाराम 1689 to 1700, then शिवाजी सेकंड एंड ताराबाई 1700 to 1707, एंड नंबर 4 शाहू 1707 से 1749। क्लियर? तो ये जो शिवाजी के सक्सेसर्स से उनका एक ऑर्डर है। तो पीसीएस जैसे एग्ज़ाम्स में कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस को पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सक्सेसर्स ऑफ शिवाजी, शिवाजी के उत्तराधिकारियों का सही क्रम क्या है। तो हम यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले संभाजी, फिर राजाराम, देन शिवाजी सेकंड एंड ताराबाई, एंड नेक्स्ट शाहू। क्लियर हुआ? अब ये जो डेट है इन पे बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, बस हम लोगों के माइंड में एक ये होना चाहिए कि पहले कौन था फिर उसके बाद कौन आया। क्लियर? तो आप ऐसे क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। राइट, चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड चीज़ हम लोग क्या कवर करेंगे, दूसरी चीज़ हम लोग कवर करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन। राइट, यानी कि प्रशासन। अब देखिए प्रशासन हमने यहाँ भी पढ़ा था, ये शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन था और यहाँ पर डेफिनेटली कुछ और चीज़ें ऐड हो जाएंगी, इसलिए हम इसको फिर अलग से पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? अब ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसको हम थोड़ा सा डिवाइड करके पढ़ेंगे, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। हिंदी में बोलेंगे केंद्रीय एवं प्रांतीय प्रशासन। फिर उसके बाद सेकंड हम लोग पढ़ेंगे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि राजस्व प्रशासन, और थर्ड हम लोग देखेंगे मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि सैन्य प्रशासन। राइट, तो दो चीज़ें हो गई, शिवाजी को कवर करना है सबसे पहले, उसके बाद हमें एडमिनिस्ट्रेशन कवर करना है। आइए थर्ड चीज़ देखते हैं हमें क्या कवर करनी है। जो तीसरी चीज़ हमें कवर करनी है दैट इज़
मराठास अंडर द पेशवाज, यानी कि पेशवाओं के अधीन मराठा। अब ये पेशवा कौन होते थे, पहले थोड़ा इसको समझ लीजिए। देखिए, जब शाहू की डेथ हो जाती है तो शाहू की डेथ के बाद, दैट इज़ 1749 के बाद, बेसिकली जो मराठा शासक होता है दैट वाज जस्ट अ फिगर हेड, वो केवल नाम मात्र का शासक रह जाता है और रियल पावर्स किसके हाथ में आ जाती हैं, पेशवाज के हाथ में आ जाती हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि आफ्टर द डेथ ऑफ शाहू द मराठा हिस्ट्री इज बेसिकली द हिस्ट्री ऑफ पेशवाज। क्लियर, यानी मराठों का इतिहास वास्तव में पेशवाओं का इतिहास हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि पेशवा इससे पहले नहीं होते थे, पेशवा का पद तो जब हम शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी था, लेकिन पेशवा का पद उस वक्त तक उतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं था, उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था। लेकिन धीरे धीरे शिवाजी की डेथ के बाद उनके उत्तराधिकारियों के समय में पेशवाओं ने अपनी शक्ति को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया और एक समय ऐसा आया जब पेशवा के हाथ में ही सारी शक्तियाँ सेंट्रलाइज हो जाती हैं। क्लियर, और वो कब समय आता है, 1749 के बाद। तो याद रखना कि शाहू के समय ही पेशवा का पद स्टार्ट नहीं हुआ। हालांकि यहाँ पर जो मैं पेशवा आपको बताऊंगा वो पेशवा बताऊंगा जहाँ से रियल पावर पेशवाओं के हाथ में आ जाती है, राइट। जैसे सबसे पहले जो पेशवा यहाँ पर होंगे वो होंगे बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ, इनका टाइम पीरियड 1730 से 20। क्लियर हुआ, यानी कि शाहू के समय पर पेशवा कौन थे, पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ। सेकंड बाजीराव फर्स्ट, बाजीराव प्रथम, जो कि कहीं ना कहीं सबसे इम्पॉर्टेंट पेशवा माने जाते हैं। मूवी भी बनी है इनके ऊपर, आप लोगों में से शायद बहुत से लोगों ने देखी होगी। नंबर 3 बालाजी बाजीराव, इनका टाइम पीरियड 1740 से 61। क्लियर हुआ। अब 1761 में क्या हुआ था, हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो पानीपत के तीसरे युद्ध के समय पेशवा यही थे। क्लियर। फिर चौथा माधवराव, माधवराव फर्स्ट, इनका टाइम होगा 1761 से 72। तो पानीपत के युद्ध के बाद मराठों की जो पावर है वो काफ़ी कम हो जाती है और ये कहा जाता है कि मराठों को उसके बाद दोबारा से पावरफुल बनाने का काम काफ़ी हद तक किया माधवराव फर्स्ट के द्वारा। क्लियर। इसके बाद नंबर 5 नारायण राव, नारायण राव, इनका टाइम पीरियड 1772 से 73। फिर नेक्स्ट हैं रघुनाथ राव, 1773 से 74। और फिर इसके बाद अगले हैं नंबर 7 सवाई माधव राव नारायण सेकंड। क्लियर। 1774 से 95, 1774 से 1795। क्लियर। अब बात करेंगे फिर लास्ट पेशवा की और वो थे बाजीराव सेकंड, बाजीराव द्वितीय। 1795 से लेकर और 1818 तक यानी 1818 तक इनका समय रहता है। ही वॉज द लास्ट पेशवा। लास्ट इस सेंस में क्योंकि इसके बाद जो मराठा किंगडम है वो बेसिकली ब्रिटिश इन्फ्लुएंस में, ब्रिटिश डोमिनेंस में आ जाता है और पेशवाशिप ख़त्म हो जाती है, पेशवा का पद समाप्त हो जाता है और पेशवा को पेंशन देकर महाराष्ट्र से बाहर भेज दिया जाता है और इसी के साथ मराठों की शक्ति का अंत हो जाता है। क्लियर हुआ। अब देखिए ये जो पेशवा हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता चलता हूँ कि कहाँ आपको ध्यान दे रहा है। सबसे पहली चीज़ इनकी आपको क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए। पहले पेशवा कौन थे, उसके बाद कौन थे, अंतिम कौन थे, किस पेशवा ने अंग्रेजों के साथ सब्सिडरी अलायंस किया था, सहायक संधि की। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो इनकी क्रोनोलॉजी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी नहीं पूछेगा लेकिन पीसीएस में काफ़ी हद तक चांसेस हैं यहाँ से क्वेश्चन आने के कि इनका क्रम क्या है या इनके बारे में और जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सारे।
क्लियर हुआ? तो पूरे मराठा साम्राज्य में हमको इतनी सारी चीज़ें कवर करनी है, क्लियर? और हम इसमें से एक एक चीज़ को कवर करते हुए चलेंगे, ध्यान से समझते चलिएगा। तो चलिए अब सबसे पहले कवर करते हैं शिवाजी को, राइट? पहली चीज़ यही थी जो हमें कवर करनी थी, 1627 से 1680। अब इससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि आखिर मराठे कौन थे और उनका उदय किस तरीके से हुआ, या जिस वक्त 16th और 17th सेंचुरी में मराठों का उदय हो रहा था तो भारत की पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी, ख़ास तौर से दक्कन की, क्योंकि मराठे जो थे वो दक्कन में थे। देखिए 17th सेंचुरी में क्या हुआ, मुगलों का डिक्लाइन हो रहा था, मुगलों का पतन हो रहा था, और इस मुगलों के डिक्लाइन का फ़ायदा उठाकर हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में देखा था बहुत सारी रीजनल ऑटोनोमस पावर्स का राइज होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू रिमेंबर, अगर हम नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर कौन थे, सिख अंडर महाराजा रणजीत सिंह। फिर यहाँ आएंगे तो यहाँ पर राजपूत थे, राजपूत स्टेट्स हमने पढ़े थे। फिर इधर और आएंगे तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट स्टेट था अवध। इसके अलावा और छोटे छोटे थे, जैसे जाट्स भी थे, अफगान्स भी थे, लेकिन मैं कुछ इम्पॉर्टेंट की बात कर रहा हूँ। फिर इधर आएंगे तो यहाँ पर बंगाल एक इम्पॉर्टेंट स्टेट था जिसने फ़ायदा उठाया मुगलों के डिक्लाइन को और अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। इसी तरीके से अगर साउथ में जाएंगे तो यहाँ पर हैदराबाद, नीचे आएंगे तो कर्नाटक यानी कर्नाटक, इधर आएंगे तो मैसूर, और ये जो एरिया है यहाँ पर आ जाएंगे मराठास। बेसिकली महाराष्ट्र और उसके आसपास का क्षेत्र। अब ये जितनी रीजनल पावर्स का राइज हुआ था इन द फेडिंग शैडो ऑफ मुगल एम्पायर, यानी मुगल साम्राज्य के पतन के साथ साथ, देखिए ये प्रक्रिया कहीं ना कहीं साइमल्टेनियसली चल रही थी। एक तरफ मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा है जो कि बेसिकली स्टार्ट होता है आफ्टर 1707, दैट इज आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। क्लियर हुआ? इसीलिए हम लोग औरंगजेब के बाद के जो शासक हैं, मुगल रूलर्स हैं, उनके लिए एक अलग टॉपिक बनता है ना, लेटर मुगल्स, क्योंकि वहीं से डिक्लाइन स्टार्ट होता है। क्लियर हुआ? अब ये जो जितनी पावर्स थी इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पावर जो थी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर दैट इमर्ज्ड आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, दैट वाज मराठास। थे तो बहुत सारे लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही। और इस पावर के बारे में ना केवल दूसरे राज्य या भारत के लोग ऐसा सोचते थे, बल्कि खुद मराठे भी इस बात का सपना देखते थे कि मुगलों के पतन के बाद भारत में वो एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना करेंगे और मुगलों को रिप्लेस कर देंगे। क्लियर हुआ? तो एक तो ये समझना है आपको कि सबसे इंपॉर्टेंट पावर थे। ये बात अलग है कि बहुत सारे रीजंस ऐसे रहे होंगे जिसके कारण मराठे अपने इस सपने को साकार नहीं कर पाए, और उसी कारण भारत के इतिहास की दशा और दिशा दोनों ही प्रभावित हुए। क्लियर हुआ? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो एक तो आपने ये समझ लिया। अब हम ये समझते हैं कि 17th सेंचुरी में, या हम करें इन द क्लोज ऑफ 16th सेंचुरी, यानी कि 16वीं शताब्दी के अंत में और 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में मराठों का उदय जब हुआ, उस वक्त दक्कन यानी कि दक्षिण भारत की जो स्थिति थी, थोड़ा सा उसको समझ लीजिए, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए मराठास होंगे कहाँ, बेसिकली मराठों का क्षेत्र महाराष्ट्र ही होगा। तो मराठों के उदय से पहले जो स्थिति थी वो समझिए, या मैं ये कह सकता हूँ कि 17th सेंचुरी में बिफोर द राइज ऑफ मराठाज, मराठों के उदय से पहले यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट स्टेट्स थे, एक तो था अहमदनगर, अहमदनगर में जो डायनेस्टी रूल करती थी वो थी निजाम शाही। ये ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, निजाम शाही वंश। और फिर यहाँ पर जो था वो था बीजापुर स्टेट, और बीजापुर स्टेट में जो डायनेस्टी रूल करती थी वो थी आदिल शाही। थोड़ा सा आप लोग पीछे जाइए, अगर आपने बहमनी किंगडम पढ़ा होगा
तो विजयनगर और बहमनी की लड़ाई हुई, फिर आपने देखा होगा कि बहमनी साम्राज्य का पतन होता है और उसके स्प्लिट होने के बाद, उसके फेल डाउन के बाद कुछ रीजनल स्टेट्स का इमरजेंस होता है। उसमें से दो सबसे इम्पॉर्टेंट ये थे, अहमदनगर और बीजापुर। तो निजाम शाही डायनेस्टी और आदिल शाही डायनेस्टी। इसके अलावा यहाँ जाएंगे तो एक स्टेट यहाँ पे था बरार, यहाँ पे थी इमाद शाही डायनेस्टी। क्लियर? यहाँ पर जो था एक स्टेट था बीदर। तो बीदर में जो डायनेस्टी थी बरीद शाही, बरीद शाही। क्लियर हुआ? इसी तरीके से ये जो एरिया था यहाँ पर था गोलकुंडा, और गोलकुंडा में जो डायनेस्टी रूल करती थी वो थी कुतुब शाही। तो कई बार ये क्वेश्चन आ भी जाता है कि एक तरफ डायनेस्टीज़ हैं या एक तरफ किंगडम्स हैं, दूसरी तरफ डायनेस्टीज़ हैं, उनको मैच करना होता है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है, राइट। गोलकुंडा में कुतुब शाही, बीदर में बरीद शाही, बरार में इमाद शाही, अहमदनगर में निजाम शाही, बीजापुर में आदिल शाही। अब हमारे लिए जो अब इम्पॉर्टेंट है वो बेसिकली क्या है, हम मराठा पढ़ रहे हैं तो हमें किस पे फोकस करना है? हमें फोकस उस किंगडम पे करना होगा जिसने मराठा टेरिटरी को ओन्ड किया या मराठा टेरिटरी पर उसका पोजेशन रहा होगा। तो देखिए 17वीं सेंचुरी में जो महाराष्ट्र की कंडीशन थी उसमें हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द मराठा टेरिटरीज, मराठों का अधिकांश क्षेत्र अहमदनगर के अंडर में था और बीजापुर के अंडर में था। याद रखिएगा, ठीक है, मैं 17वीं सेंचुरी की बात कर रहा हूँ। तो एक तरफ था अहमदनगर और दूसरी तरफ बीजापुर, इनके अधिकार क्षेत्र में मराठों का या महाराष्ट्र का अधिकांश क्षेत्र था उस समय। अब इन लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हुई, इन लोगों ने अधिकार तो कर लिया मराठा क्षेत्र पर, लेकिन इनकी जो भाषा थी वो मराठा क्षेत्र की भाषा से अलग थी, क्योंकि मराठा क्षेत्र में मराठी बोली जाती थी और ये लोग कहीं ना कहीं दक्कनी उर्दू का प्रयोग किया करते थे। इसलिए अधिकार करने के बाद इनको प्रशासन चलाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई। ऑब्वियसली होगी, जब हम मॉडर्न हिस्ट्री आगे चलकर पढ़ेंगे तो वहाँ भी हम इस चीज़ को महसूस करेंगे कि अंग्रेज़ों ने जब इस देश पर अधिकार कर लिया, अब अधिकार तो कर लिया लेकिन प्रशासन कैसे चलाएंगे? यहाँ की कल्चर अलग है, यहाँ की भाषा अलग है, ना हिंदुस्तान के लोग अंग्रेजी समझते थे और ना अंग्रेज हिंदी समझते थे, तो बड़ी प्रॉब्लम हुई। फिर अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेजी भाषा को इंट्रोड्यूस किया ताकि कम से कम प्रशासन चलाने में उनको कन्वीनियंस हो जाए। क्लियर? ठीक लगभग ऐसी ही बात यहाँ पर हुई कि इन लोगों ने प्रशासन चलाने के लिए क्या किया कि जो लोकल मराठी स्पीकिंग पीपल थे, मराठी भाषा को जो बोलने वाले लोग थे, उनको अपने एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि प्रशासन चलाने में उनको काफ़ी सुविधा हुई। मोर ओवर एक काम और किया कि दे रिक्रूटेड लार्ज नंबर ऑफ मराठा सरदार्स एंड सोल्जर्स इन देयर आर्मीज़। इन लोगों ने मराठों को बड़ी मात्रा में अपने सेना में सैनिक के रूप में भी भर्ती किया, राइट, क्योंकि मराठास जो थे वो बहुत एक्सपर्ट सोल्जर्स माने जाते थे और इसका फ़ायदा इन स्टेट्स को आगे चलकर मिला भी काफ़ी हद तक। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो यहाँ हमने ये समझा कि किस तरीके से अहमदनगर और बीजापुर के अंडर में था मराठा क्षेत्र, अधिकांश मराठा क्षेत्र। फिर इन लोगों ने प्रशासन चलाने के लिए इनकी हेल्प ली। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको उदाहरण देता हूँ, प्रशासन चलाने के लिए अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो सकती है? रेवेन्यू हो सकता है। तो रेवेन्यू कलेक्शन में बड़ी प्रॉब्लम हुई और रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, क्योंकि मोस्टली रेवेन्यू कहाँ से आएगा? रूरल एरिया से आएगा, और रूरल एरिया में भाषा बोलने वाले जो लोग हैं, अगर उनकी भाषा आप नहीं समझते हो तो आप उनको अपनी बात समझा ही नहीं सकते हो। तो इन्होंने लोकली देशमुख और देशपांडे, ये मराठा चीफ्स हुआ करते थे, देशमुख और देशपांडे, इन लोगों को प्रशासन में शामिल किया। बेसिकली ये कौन लोग थे? ये ट्रेडिशनल लैंड रेवेन्यू कलेक्टर माने जाते थे, यानी पारंपरिक राजस्व संग्रहकर्ता माने जाते थे मराठा क्षेत्र में। तो इनकी इन्होंने हेल्प ली। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब बदले में क्या होगा? या तो सैलरीज दी जाए इनको जिन लोगों से सर्विस ले रहे हैं, या कुछ और तरीके से इनको कुछ दिया जाए। तो इन्होंने क्या किया, इन द रिटर्न ऑफ देयर सर्विसेज इन स्टेट्स ने इनको टैक्स फ्री लैंड देना शुरू किया, यानी कर मुक्त भूमि। और ये जो टैक्स फ्री लैंड इनको दी जाती थी, उस टैक्स फ्री लैंड के लिए एक इंपॉर्टेंट टर्म यूज किया जाता है, एंड दैट इज वतन।
तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया, राइट, कि वतन क्या होता था। जो करमुक्त भूमि दी जाती थी अहमदनगर और बीजापुर राज्यों में मराठाओं को उनकी सेवा के बदले में, उसको कहा जाता था वतन। याद रखिएगा, क्लियर। चलिए, तो अब तक हमने मराठों के उदय से पहले जो दक्कन का एरिया है उसकी पॉलिटिकल कंडीशन को समझ लिया, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज थी, राइट। अब हम आगे चलते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को हम डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉजेज बिहाइंड द राइज ऑफ मराठास। यानी कि मराठों के उदय के क्या कारण थे, कॉजेज बिहाइंड द राइज ऑफ मराठास। अब देखिए, ये हिंदी में मैंने बोल दिया कि मराठों के उदय के कारण। अब इसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर मेंस में भी अलग से क्वेश्चन बनता है, प्लस प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। कि क्वेश्चन होगा कि इनमें से मराठों के उदय के क्या कारण थे या क्या कारण नहीं थे, राइट। तो ध्यान से समझिएगा। अब पहली चीज़ तो ये समझिए कि कोई भी कम्युनिटी या कोई भी ट्राइब हो, मराठास बेसिकली एक एंशिएंट ट्राइब माने जाते हैं, तो किसी के भी उदय के पीछे, एक पावरफुल शक्ति के रूप में उदय के पीछे कोई एक सिंगल फैक्टर तो रिस्पॉन्सिबल हो नहीं सकता। तो इसी तरीके से मराठों के उदय में वेरियस फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड, राइट। पहली चीज़ आप यहीं से स्टार्ट करेंगे कि वेरियस फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड इन द राइज ऑफ मराठास, राइट। मराठों के उदय में बहुत सारे कारकों ने योगदान दिया। अब वो बहुत सारे कारक कौन कौन से हो सकते हैं वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आएगी यहाँ पर, दैट इज फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ मराठा कंट्री। यानी कि मराठा क्षेत्र का भौतिक वातावरण, राइट। मराठा क्षेत्र का भौतिक वातावरण। अब ये जो भौतिक वातावरण है, इसमें क्या आएगा? देखिए, आजकल का जो महाराष्ट्र है वो तो बहुत डेवलप स्टेट माना जाता है, राइट। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं 16th और 17th सेंचुरी की। उस वक्त मराठा क्षेत्र जो है वो उतना डेवलप नहीं था। और आजकल तो पता ही है कि मुंबई भारत की कमर्शियल कैपिटल जो है वो भी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और बहुत सारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन 16th-17th सेंचुरी में ऐसा नहीं था। ये जो एरिया था महाराष्ट्र का, ये माउंटेनियस रीजन था, यानी पहाड़ी क्षेत्र माना जाता है। प्लस यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट हुआ करते थे, यानी घने वन भी हुआ करते थे। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी थोड़ा ध्यान से, तो आपने देखा होगा यहाँ पर क्या है वेस्टर्न कोस्ट पे इंडिया के, दिस इज वेस्टर्न घाट्स। तो ये एक तरीके से एक पर्वत श्रृंखला है या नहीं? तो यहाँ पर बहुत सारे वन भी आपको दिखाई देंगे। जैसे केरला में जाएंगे तो साइलेंट वैली है। बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एरिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि मराठों के उदय में सबसे इंपॉर्टेंट कारण रहा वहाँ का फिजिकल एनवायरनमेंट। पहाड़ी क्षेत्र था, घने वन थे। और देखिए क्या होता है कि जैसे भौगोलिक वातावरण में आप रहते हैं उसी तरह की क्वालिटीज़ आपके अंदर ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप से डेवलप हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं और अगर आपको माउंटेन क्लाइंबिंग करनी हो तो बहुत इजीली कर सकते हो। लेकिन अगर किसी मैदानी क्षेत्र के व्यक्ति को कहा जाए कि आपको यहाँ से 2 किलोमीटर ऊपर जाना है, वहाँ ऑफिस है कोई, वहाँ आपको काम करना है, तो वो तो बेचारा हाफ जाएगा, उसकी सांस फूल जाएगी। कारण सिर्फ यही है कि पहाड़ी क्षेत्र में जो व्यक्ति है उसके अंदर उसी तरह की क्वालिटीज़ डेवलप हो जाएंगी। जैसे उदाहरण के लिए जो मराठे थे उनके साथ क्या हुआ कि जो डिफ़िकल्ट टेरेन था मराठा क्षेत्र का, उसके कारण कुछ पेक्युलियर क्वालिटीज़ उनके अंदर डेवलप हो गई। जैसे एक आपने पढ़ा होगा गुरिल्ला टैक्टिक्स पढ़ा होगा, है ना, जिसको हम बोलते हैं छापा मार युद्ध प्रणाली। तो गुरिल्ला टैक्टिक्स इनके अंदर डेवलप हो गई क्योंकि माउंटेनियस रीजन था, छुप जाते थे, घने वन थे, वहाँ छुप जाते थे और जैसे ही शत्रु आता था अचानक से उस पर वार कर दिया करते थे, राइट। तो इससे क्या हुआ, एक अलग तरह की क्वालिटी डेवलप हो गई। और इस क्वालिटी का फ़ायदा कब उठाएंगे? जब मुगलों से लड़ाई हुई, औरंगज़ेब और
शिवाजी की काफ़ी ज़्यादा समय तक स्ट्रगल रहा और शिवाजी ने अपने गुरिल्ला टैक्टिक्स के माध्यम से मुग़ल सेना को काफ़ी समय तक परेशान रखा। और आपको याद होगा कि औरंगज़ेब ने तो शिवाजी को क्या कहा था, माउंटेन रैट कहा था, पहाड़ी चूहा कहा था। इसीलिए क्योंकि इन लोगों को ढूंढ ही नहीं पाते थे, ये लोग आते थे, अटैक करते तो छुप जाते थे, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ खास तरह की विशेषताएं डेवलप हो गई और इससे एक्सपर्ट सोल्जरिज्म एक तरीके से डेवलप हो गया मराठों के अंदर। तो पहला कारण जिसने मराठों के उदय में योगदान दिया, दैट वाज फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ द मराठा कंट्रीज, राइट। तो अब तक हमने पहला पॉइंट देखा, वो पहला फैक्टर क्या था जिसने मराठों के उदय में अपना योगदान दिया, राइट। अब हम दूसरा देखते हैं, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, एंड दैट इज स्प्रेड ऑफ भक्ति मूवमेंट, यानी भक्ति आंदोलन का प्रसार। अब देखिए मिडिवल हिस्ट्री में एक भक्ति आंदोलन चल रहा था और भक्ति आंदोलन के दौरान मराठा क्षेत्र में कुछ ऐसे संत जो है वो उत्पन्न हुए जिन्होंने मराठाओं में सबसे पहले एक रिलीजियस कॉन्शियसनेस प्रोवाइड की उनको, और यानी कि धार्मिक चेतना, और फिर उस धार्मिक चेतना के साथ साथ उन्होंने सोशल यूनिटी को भी फोस्टर किया, सोशल यूनिटी का भी उन्होंने प्रसार किया, राइट। तो अब जो ऐसे संत थे उनके कुछ नाम आप लोग याद रखिएगा, जैसे तुकाराम थे, एकनाथ, रामदास, वामन पंडित, राइट। तो आप इस जब लिखेंगे तो आप उसको कैसे बताएंगे कि भक्तिकालीन संतों ने मराठा क्षेत्र में या मराठों में एक प्रकार की धार्मिक चेतना पैदा की जिससे धार्मिक एकता आई, और उस धार्मिक एकता के साथ साथ फिर मराठों में सामाजिक एकता की भावना भी पैदा हुई जिसने मराठों को एक कर दिया, मराठों को यूनाइटेड कर दिया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जब आप बिखरे रूप में होंगे तो आप क्या करेंगे, आप एक मजबूत शक्ति बन ही नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो भावना इनकलकेट हुई मराठाओं में कि हमें एक हो जाना चाहिए, उस भावना को लाने में भक्ति जो सेंट्स थे, जो भक्तिकालीन मराठा संत थे, उनका योगदान काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा, राइट। तो दूसरा जो आप बताएंगे फैक्टर वो ये बताएंगे। अब हम बात करते हैं इसी तरीके से थर्ड जो रीज़न रहा मराठों के उदय का, हम बताएंगे कि इम्पॉर्टेंट पोजीशंस ऑफ मराठास इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री सिस्टम ऑफ दक्कन सल्तनट्स लाइक अहमदनगर एंड बीजापुर। इसका मतलब क्या हुआ, हमने इससे पहले क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि महाराष्ट्र का जो अधिकांश क्षेत्र था वो अहमदनगर और बीजापुर के अंडर में था, और इन लोगों ने मराठी लोगों को अपने प्रशासन चलाने के लिए अपने प्रशासन में और सेना में शामिल किया, राइट। अब इससे क्या होगा, इससे मराठों को एक प्रकार से प्रशासन कैसे चलाया जाता है, कहाँ कहाँ दिक्कतें आती हैं, उनका सलूशन कैसे होना चाहिए, इसकी जो आरंभिक ट्रेनिंग होती है या हम कह सकते हैं जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है वो मराठों को यहाँ से मिला, क्योंकि बहुत सारे मराठा जो चीफ्स थे वो ऐसे थे जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन को होल्ड किया अंडर द अहमदनगर किंगडम एंड बीजापुर किंगडम, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल खुद शिवाजी के जो पिताजी थे शाहजी भोंसले, वो सबसे पहले अहमदनगर में वहाँ की आर्मी में एक इम्पॉर्टेंट मिलिट्री कमांडर थे, राइट। फिर उसके बाद जब अहमदनगर का पतन हुआ तब फिर वो बीजापुर चले जाते हैं और वहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन उनको मिल जाती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि मराठों को प्रशासन चलाने का अनुभव मिल गया जिसका फ़ायदा उन्हें आगे चलकर मिलेगा। क्लियर हुआ? तो तीसरा जो फैक्टर है वो हमारा ये रहा। चौथे फैक्टर की अगर हम बात करें तो रोल ऑफ शाहजी भोंसले एंड हिज सन, कौन, शिवाजी, यानी शिवाजी और यानी कि शाहजी और उनके पुत्र शिवाजी की भूमिका। अब देखिए
मैंने आपसे कहा कि एक्सपर्ट सोल्जर्स तो थे, प्रशासन में भी वो भाग ले रहे हैं, लेकिन कोई भी कम्युनिटी, कोई भी ट्राइब अगर उसको एक मजबूत शक्ति के रूप में डेवलप होना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? कोई एक लीडरशिप होनी चाहिए, कोई एक नेता ऐसा होना चाहिए जो उनको गाइड कर सके, उनको यूनाइटेड कर सके। तो ये जो मच नीडेड पॉलिटिकल यूनिटी थी, इसे सबसे पहले दिया किसने? शाहजी भोसले ने। और फिर जब उनके पुत्र शासक बनते हैं, मराठा शासक बनते हैं, तब उन्होंने तो कमाल ही कर दिया और सारे मराठाओं को, या तो जो इम्पोर्टेंट मराठा सरदार थे जिन्होंने उनका विरोध किया, या तो उनको हरा दिया और बाकी सारों को अपने साथ मिला लिया और एक बहुत फॉर्मिडेबल फोर्स के रूप में मराठों को स्थापित कर दिया, एक ऐसी शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया जिस पर काफ़ी समय तक मुगल भी जिसका सामना नहीं कर पाए या जिसको हरा नहीं पाए। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया मराठों के राइज में, मराठों के उदय में 17th सेंचुरी में, राइट। तो अगर हम कंक्लूड करें तो हम क्या कह सकते हैं? सबसे पहले ज्योग्राफिकल कंडीशन, उसके बारे में आप लोग डिटेल में बताइए। फिर उसके बाद आप पॉलिटिकल अवेकनिंग या प्रशासन चलाने का जो अनुभव था उसको हम पॉलिटिकल अवेकनिंग भी कह सकते हैं, वो आ गई। फिर भक्ति आंदोलन का जो प्रभाव था वो आप डिस्कस कर दीजिए और लास्ट में बता देंगे हाई क्वालिटी ऑफ लीडरशिप विच वॉज प्रोवाइडेड बाय द शाहजी भोसले एंड लेटर बाय हिज सन शिवाजी। इज दैट क्लियर? इतने 4-5 पॉइंट आप अच्छे से डिस्कस कर दीजिए, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलिए आगे चलते हैं। अब हमने ये देख लिया कि किस तरीके से मराठों का उदय हुआ, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जिन्होंने मराठों के उदय में योगदान दिया। और अब हम चलते हैं शिवाजी के पास और शिवाजी को डिस्कस करते हैं, राइट। तो शिवाजी में मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे ये कहा था कि 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उनके लाइफ के इंपॉर्टेंट इवेंट्स, उसके बाद फिर उनका एडमिनिस्ट्रेशन और फिर उसके बाद उनके सक्सेसर्स, राइट। तो अगर हम इनके अर्ली लाइफ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना नहीं कि जन्म कब हुआ था, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। लेकिन कुछ चीज़ें कभी कभी इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे बर्थ की डेट तो नहीं बताऊँगा लेकिन बर्थ प्लेस कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इनका जो जन्म हुआ था वो महाराष्ट्र में शिवनेर का किला है, शिवनेर फोर्ट, वहाँ हुआ था, राइट। तो एक आपको ये चीज़ याद रखनी है, शिवनेर के किले में इनका बर्थ हुआ था। टाइम पीरियड मैंने आपको पहले ही बताया था 1627 से 1680। क्लियर? फिर इनके जो फादर थे, इनके जो पिता थे, उनका नाम क्या था? शाहजी भोसले। शाहजी भोसले, राइट। इसी तरीके से इनकी जो मदर थी उनका नाम था जीजाबाई, राइट। इतना ही याद रखिए, बहुत ज़्यादा इसके अलावा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से एक चीज़ क्लियर हुई कि जो शिवाजी थे वो मराठों के भोसले फैमिली को बिलोंग करते थे, भोसले परिवार को बिलोंग करते थे। ये आपको याद रखना कि शिवाजी बिलोंग्ड टू द भोसले फैमिली, राइट। अब ये जो भोसले फैमिली थी ये बेसिकली कहाँ रूल करती थी? ये करती थी पूना। तो पूना और उसके आसपास की जो टेरिटरी है वो इनको मिली हुई थी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलिए थोड़ा सा बात करेंगे हम शाहजी भोसले के बारे में, क्योंकि अभी हमने देखा जो अर्ली लीडरशिप थी, जो प्रारंभिक पॉलिटिकल यूनिटी दी मराठाओं को, वो शाहजी भोसले को थोड़ा सा क्रेडिट हमें देना ही पड़ेगा, राइट। अब ये जो शाहजी भोसले थे, पहले इन्होंने अहमदनगर में काम किया, एक इम्पॉर्टेंट आर्मी कमांडर के रूप में इन्होंने काम किया। फिर जब अहमदनगर का पतन हो जाता है तब ये फिर बीजापुर चले जाते हैं और वहाँ जाकर नौकरी कर लेते हैं। और फिर बीजापुर के शासक की तरफ से इनको पूना की टेरिटरी एज अ जागीर मिल जाती है, राइट। पूना की टेरिटरी एज अ जागीर मिल जाती है, जागीर के रूप में इनको पूना का क्षेत्र मिल जाता है। केवल इतनी 2 बातें आप याद रखिएगा। एक बार कहीं मुझे याद आ रहा है कि पीसीएस में पूछा गया है कि जो शिवाजी के पिता थे उन्होंने सबसे पहले किस राज्य में अपनी सेवाएं दी थी? तो पहले अहमदनगर में एंड देन आफ्टर बीजापुर में। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं शिवाजी की, थोड़ा सा और देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब शिवाजी की जो अपब्रिंगिंग हुई, उनका जो पालन पोषण हुआ, वो हुआ अंडर द सुपरविजन ऑफ हिज मदर जीजाबाई, और 2 लोगों के और नाम मिलते हैं,
याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक तो थे दादाजी कोंडदेव, दादाजी कोंडदेव, और दूसरे थे गुरु रामदास, राइट। तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं। अब जो दादाजी कोंडदेव थे, इनको बेसिकली कहा जाता है शिवाजी का पॉलिटिकल गुरु, राजनीतिक गुरु, राइट। क्यों कहा जाता है? बिकॉज दादाजी कोंडदेव, जो कि एक ब्राह्मण थे, मेड शिवाजी एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर एंड एन एक्सपर्ट सोल्जर। यानी सब प्रकार की सैन्य शिक्षा और राजनीतिक शिक्षा जो शिवाजी को प्रदान की थी, वो की थी दादाजी कोंडदेव ने, राइट। तो इसलिए इनको इनका पॉलिटिकल गुरु और इनका संरक्षक पिता भी कहा जाता है, गार्डियन फादर भी इनको कहा जाता है, राइट। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि शिवाजी के संरक्षक पिता कौन थे, तो दादाजी कोंडदेव, राइट। अब अगर बात करें गुरु रामदास की, तो गुरु रामदास को माना जाता है शिवाजी का स्पिरिचुअल गुरु, राइट, यानी कि आध्यात्मिक गुरु। तो जितनी धार्मिक शिक्षा जो थी वो किसने दी? गुरु रामदास ने। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। हो सकता है यूपीएससी में ना पूछे, बट पीसीएस में इस तरह क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो पॉलिटिकल गुरु जब आएगा तो दादाजी कोंडदेव, और अगर स्पिरिचुअल गुरु या आध्यात्मिक गुरु पूछेगा तो गुरु रामदास। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलिए, 1637 में क्या हुआ? शिवाजी को अपने पिता से पूना की जागीर मिल जाती है, यानी शिवाजी इनहेरिटेड द जागीर ऑफ पूना फ्रॉम हिज फादर। अब देखिए, शिवाजी का जन्म कब हुआ? 1627 में, और 37 की बात है, तो 10 साल का के बच्चे थे ये। तो 10 साल का बच्चा प्रशासन तो चला नहीं सकता है, तो अब ऐसे में क्या होगा? दादाजी कोंडदेव ने हेल्प करी शिवाजी को पूना का प्रशासन चलाने में। क्लियर? लेकिन 1647 में दादाजी कोंडदेव की डेथ हो जाती है, एंड देन शिवाजी हिमसेल्फ एज्यूम्ड द फुल चार्ज ऑफ हिज जागीर। यानी कि जब दादाजी कोंडदेव की 1647 में मृत्यु हो जाती है, अब तो शिवाजी काफ़ी बड़े हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, तब उनकी मृत्यु के बाद वो अपनी जागीर का पूरा प्रशासन जो है वो अपने हाथों में ले लेते हैं, राइट। अब इसके बाद हम बात करेंगे शिवाजी की जो कॉन्क्वेस्ट्स हैं, राइट, यानी उनकी जो विजय हैं। अब एक विजय तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि जब इन्होंने फुल चार्ज लिया अपनी जागीर का, उससे पहले ही इन्होंने एक विजय की जिसको बोलते हैं तोरण की विजय, राइट। 1646 की ये बात है। तोरण एक इम्पॉर्टेंट किला था दैट वाज अंडर द बीजापुर किंगडम, राइट। अब देखिए हुआ क्या था, बेसिकली हम आगे देखेंगे कि जो बीजापुर किंगडम था यहाँ पर, इससे शिवाजी का काफ़ी स्ट्रगल हुआ, और हमने ये भी देखा कि जो शिवाजी के पिता थे वो बीजापुर के राज्य में काम भी किया करते थे, राइट। लेकिन शिवाजी चूँकि बहुत महत्वाकांक्षी थे, तो जब 20 वर्ष की अवस्था हो जाती है तो उसके बाद फिर वो अपना साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ कर देते हैं। और जब उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ किया तो आस पड़ोस के जो राज्य हैं उनसे उनका स्ट्रगल तो होना लाजमी है, क्लियर, और वो हुआ भी। तो सबसे पहले बीजापुर राज्य से उनका संघर्ष दिखाई देता है। तो बीजापुर का जो शासक है वो सबसे पहले शाहजी से ये कहता है कि आप अपने लड़के को समझाइए शिवाजी को, और वो इस तरीके से साम्राज्य विस्तार कर रहा है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब शाहजी ने कहा होगा, डेफिनेटली हम अज्यूम कर सकते हैं इस बात को कि कहा होगा, शिवाजी को समझाया होगा, लेकिन शिवाजी जैसा कि मैंने कहा कि कुछ अलग टाइप के थे, कुछ अलग से करना चाहते थे। तो शिवाजी ने अपने साम्राज्य का विस्तार जारी रखा, और ये भी कहा जाता है कि इस बात से नाराज़ होकर जो बीजापुर का शासक था उसने शिवाजी के जो पिता थे शाहजी भोसले, उनको बंदी भी बना लिया था, जो कि एक और कारण बन गया था इनके बीच में संघर्ष का, राइट। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे जो पहली विजय होती है तोरण की 1646 में। ये तोरण किसके अंडर में था? तोरण का किला ये था बीजापुर के अंडर में, राइट। अब यहाँ इस लड़ाई से जो वॉर बूटी मिली, वॉर बूटी का मतलब है जो युद्ध में जो लूटमार से जो धन प्राप्त होता है, वो जो मिली, उससे शिवाजी ने रायगढ़ का इम्पोर्टेंट किला बनवाया,
राइट। तो रायगढ़ फोर्ट बनवाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चलकर हम देखेंगे कि शिवाजी ने अपनी राजधानी भी कहाँ स्थापित की थी, रायगढ़ में की थी। क्लियर हुआ या नहीं है? तो चलिए, पहली जो विजय है वो हमने देखी तोरण। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, रायगढ़, प्रतापगढ़ एंड सूपा, राइट। तो रायगढ़, प्रतापगढ़ एंड सूपा। अब ये जो सारी जगह हैं ये भी किसके अंडर में थी? बीजापुर के शासक के अंडर में थी। तो कुछ लड़ाइयाँ यहाँ पर इंपॉर्टेंट हुई, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो लड़ाई हुई उसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ प्रतापगढ़। यानी प्रतापगढ़ की लड़ाई। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1659। अब ये किस किस के बीच में हुई? एक तरफ थे शिवाजी और दूसरी तरफ जो था वो था अफजल खान, राइट। अब ये जो अफजल खान था, ये कौन था? ये जो अफजल खान था, ही वॉज अ जनरल ऑफ आदिल शाही, रूलर ऑफ बीजापुर। यानी बीजापुर का जो शासक था उसका मिलिट्री कमांडर था अफजल खां। तो जब शिवाजी ने इन सारे क्षेत्रों पर अटैक किया तो जो आदिल शाही रूलर है, ही सेंट अफजल खां टू कैप्चर शिवाजी। बट ये कहा जाता है कि शिवाजी किल्ड अफजल खां with a deadly weapon called बाघ नख। शिवाजी ने बाघ नख नाम के एक घातक हथियार से अफजल खां की हत्या कर दी प्रतापगढ़ की लड़ाई में 1659 में, राइट। अब बाघ नख से क्या समझ रहे हैं? बाघ यानी टाइगर, नख मतलब नाखून। तो इस तरीके से एक वेपन था, उस वेपन से शिवाजी द्वारा हत्या कर दी जाती है अफजल खां की, जिसको भेजा गया था बीजापुर के शासक द्वारा शिवाजी को पकड़ने के लिए, राइट। तो प्रतापगढ़ की लड़ाई, बैटल ऑफ प्रतापगढ़, आपको समझ में आया। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, एंड दैट इज बैटल ऑफ कोल्हापुर। दैट इज कोल्हापुर की लड़ाई, और इसका जो टाइम पीरियड है वो भी 1659 है। अब ये लड़ाई किस किस के बीच में हुई? एक तरफ थे शिवाजी और उनके सामने था रुस्तम जमान। बड़ा अच्छा सा नाम है, रुस्तम जमान, राइट। अब ये रुस्तम जमान कौन था? ये रुस्तम जमान था रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बीजापुर। तो बीजापुर का जो शासक था वो बड़ा परेशान हो गया शिवाजी से। तो पहले उसने अफजल खां को भेजा, अफजल खां सफल नहीं हो पाया, शिवाजी ने खुद उसको मार दिया। उसके बाद उन्होंने रुस्तम जमान को भेजा, रुस्तम जमान को भी शिवाजी हरा देते हैं, राइट। थर्ड, बैटल ऑफ पावनखिंदी। पावनखिंदी की लड़ाई, पावनखिंदी की लड़ाई, इसका जो टाइम पीरियड है दैट इज 1660, राइट। ये किस किस के बीच में हुई? ये हुई, एक तरफ थे शिवाजी और शिवाजी के सामने था सीदी जौहर। अगर आपको ये नाम याद ना भी रहे तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बस आपको ये माइंड में रखना है कि ये जितने लोग हैं सब बीजापुर के शासक द्वारा भेजे गए हैं, राइट। तो सीदी जौहर कौन था? ये भी बीजापुर के शासक द्वारा भेजा गया था, लेकिन शिवाजी ने पहले की तरह इसको भी हरा दिया। अब अल्टीमेटली बीजापुर का शासक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और इन 1662 ही मेड पीस विद शिवाजी। शिवाजी के साथ वो शांति स्थापित कर लेता, कहता भैया ठीक है, बहुत हो गई लड़ाई, इससे ज़्यादा अब नहीं करेंगे, ठीक। और 1662 की बात है, संधि हो जाती है बीजापुर में और शिवाजी में, और जो बीजापुर का शासक होता है वो
शिवाजी का जो किंगडम है उसकी इंडिपेंडेंस को रिकॉग्निशन दे देता है, उसको जो है मान्यता दे देता है। क्लियर हुआ? तो पहला जो संघर्ष हुआ वो हुआ बीजापुर के साथ शिवाजी का, और अब जो संघर्ष होगा वो होगा मुगलों के साथ, राइट। तो चलिए उसको देखते हैं। अब बारी आती है मुगलों की। अब देखिए, आप जरा सोचिए तब तक कि जब शिवाजी शासन कर रहे थे तो मुगलों का शासक कौन था उस वक्त। देखिए, जो मुगल्स थे नॉर्दर्न इंडिया में थे बेसिकली। यहाँ पर जो शासक था इस वक्त दैट वाज औरंगजेब। तो अब औरंगजेब से लड़ाई होगी। औरंगजेब के समय बीजापुर, गोलकुंडा, यहाँ से मुगलों का काफ़ी संघर्ष चला। तो मुगल फोर्सेस थी यहाँ पे पहले से ही और काफ़ी ज़्यादा संघर्ष चला, और कहीं ना कहीं मराठों के साथ औरंगजेब के समय तक आते आते रिलेशन ख़राब हो चुके थे मुगलों के, और इसका नुकसान मुगलों को हुआ। आप सोचिए कि अगर मराठों का साथ मिल जाता मुगलों को तो बहुत आसानी से मुगलों द्वारा बीजापुर और गोलकुंडा को हरा दिया जाता। ये बीजापुर और गोलकुंडा अभी से नहीं बल्कि अकबर के समय से, जहांगीर के समय से मुगल साम्राज्य के लिए काफ़ी परेशानी का कारण बने रहे, राइट। तो मैंने आपको जो कहा वो ये कि अगर मराठों का साथ मिला होता तो शायद चीज़ें कुछ और होती, लेकिन मराठों से तो खुद ही संघर्ष हुआ औरंगज़ेब का। तो अब औरंगज़ेब ने क्या किया, औरंगज़ेब देख रहा था लगातार कि किस तरीके से शिवाजी दक्कन में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं। तब उसने क्या किया, वो इसको रोकना चाहता था। उसने क्या किया कि उसने शाइस्ता खां को दक्कन का गवर्नर अपॉइंट किया। ये जो शाइस्ता खां था, ही वॉज बेसिकली, कहा जाता है कि मैटरनल अंकल ऑफ औरंगज़ेब। औरंगज़ेब के ये मामा थे। इनको दक्कन का गवर्नर अपॉइंट कर दिया सो दैट कि शिवाजी को उनके साम्राज्य का प्रसार करने से रोका जा सके, टू चेक द राइजिंग पावर ऑफ शिवाजी। अब यहाँ पर दक्कन के गवर्नर का मतलब क्या है, पिछले वीडियो में हमने ये चीज़ अच्छे समझाई है कि दक्कन में जहाँ जहाँ मुगलों का अधिकार था उस सारे एरिया पर एक गवर्नर अपॉइंट कर दिया जाता था जो कि सुप्रीम अथॉरिटी होता था और बाकी सारे पे कंट्रोल रखता था, जितने भी मुगल स्टेट्स होते थे दक्कन में, राइट। तो शाइस्ता खां को अपॉइंट किया, और शाइस्ता खां जो है वो एक एक्सपीडिशन किया जाता है उनके द्वारा शिवाजी के खिलाफ, और कहा जाता है कि शुरुआत में शिवाजी जो हैं, शिवाजी की जो फोर्स है दैट वाज डिफीटेड, यानी शाइस्ता खां द्वारा पहले शिवाजी को हरा दिया जाता है। और यहाँ पे एक लॉस होता है, एक शिवाजी को एक नुकसान होता है, और वो ये कि पूना वाज लॉस्ट। पूना जो है वो मुगलों के पास चला जाता है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ध्यान से समझिएगा। लेकिन 1663 में, ये बात भी 1662-63 की है, थोड़े ही समय बाद शिवाजी एक अभियान करते हैं शाइस्ता खां के खिलाफ, और उस अभियान में शिवाजी द्वारा शाइस्ता खां को हरा दिया जाता है और पूना को कहा जाता है कि शिवाजी ने वापस ले लिया, राइट। अब इस बात से औरंगज़ेब बहुत नाराज़ हुआ और उसने शाइस्ता खां को वापस बुला लिया। अब वो भेजता है किसको, आमेर के राजा थे मिर्ज़ा सवाई जय सिंह, राइट। इनके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इनके मुगलों से काफ़ी अच्छे संबंध थे। तो मिर्ज़ा राजा सवाई जय सिंह और उनके साथ एक व्यक्ति और जाता है जिसका नाम था दिलेर खां। तो जब शाइस्ता खां को हरा दिया शिवाजी ने, तब औरंगज़ेब द्वारा आमेर के राजा सवाई जय सिंह और दिलेर खां को भेजा जाता है शिवाजी के खिलाफ। और जब ये मुग़ल फोर्सेस पहुंचती हैं दक्कन में, तब इनके द्वारा क्या होता है, पुरंदर का जो किला था, पुरंदर का जो किला था ये बहुत इम्पॉर्टेंट फोर्ट था शिवाजी का, और कहा जाता है कि शिवाजी ने अपनी फैमिली को और जितना खजाना उनके पास था उन सबको लॉज्ड कर रखा था, उनको सुरक्षित कर रखा था पुरंदर के किले में। लेकिन जयसिंह के द्वारा बीसीज कर लिया जाता है, इस पुरंदर के किले पर अधिकार कर लिया जाता है। अब ये बहुत बड़ा लॉस था शिवाजी के लिए, और इस कारण शिवाजी
मजबूर हो जाते हैं मुगलों के साथ बातचीत करने को, निगोशिएशन करने को, और वो जो निगोशिएशन होता है वो होता है ट्रीटी ऑफ पुरंदर के नाम से, राइट, याद रखिएगा। तो मिर्ज़ा राजा सवाई जयसिंह को आपको याद रखना है कि उन्होंने मजबूर किया शिवाजी को मुगलों के साथ संधि करने के लिए। शिवाजी मजबूर क्यों हुए? क्योंकि शिवाजी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फोर्ट था, जहां उनका परिवार और उनका खजाना सुरक्षित था, उस पर मुगलों का अब अधिकार हो जाता है और निगोशिएशन होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ पुरंदर। बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट, याद रखिएगा। पुरंदर की संधि, इसका टाइम पीरियड क्या होगा? 1665, 1665 ईस्वी में, राइट। अब इस संधि में क्या क्या चीज़ों पे निगोशिएशन होगा? पहली चीज़, शिवाजी के प्रशासन में या शिवाजी जो मजबूत बने उसमें उनके पास जो फोर्ट्स थे, जो किले थे, उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा। तो कहा जाता है कि शिवाजी के पास टोटल जो फोर्ट्स थे, जो किले थे, वो थे 35। इस संधि में यह तय हुआ कि 35 में से 23 जो किले हैं वो शिवाजी द्वारा मुगलों को दे दिए जाएंगे। क्लियर? यानी शिवाजी अग्रीड टू सरेंडर 23 फोर्ट्स आउट ऑफ 35 विच ही हेल्ड। क्लियर हुआ या नहीं? जो उनके पास थे। अब जो रिमेनिंग 12 किले थे उनको भी इस शर्त पर शिवाजी के पास छोड़ा गया कि शिवाजी मुगलों को जब ज़रूरत होगी तब सर्विस प्रोवाइड करेंगे और हमेशा मुगलों के लिए लॉयल रहेंगे, मुगलों के विश्वास पात्र रहेंगे। तो पहली जो शर्त थी इस संधि की वो ये थी। क्लियर हुआ? 35 में से 23 किले मुगल के पास चले गए, 12 केवल शिवाजी के पास छोड़े गए। इससे शिवाजी की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी। कहाँ तो 35 किले और अब केवल 12 किले, और उनके प्रशासन में उनकी सेना के लिए भी इन किलों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था। क्लियर? दूसरी शर्त देखते हैं। अब जो दूसरी जो शर्त रखी गई वो, अब शिवाजी से तो किले ले लिए, अब शिवाजी इतनी आसानी से तो नहीं देंगे। तो क्या हुआ, मुगलों ने शिवाजी से कहा कि बीजापुर की जिन जिन टेरिटरीज़ पर आपने अधिकार कर लिया है वो सारी की सारी तो नहीं, बट सर्टेन पार्ट्स ऑफ द टेरिटरी ऑफ बीजापुर वो आप शिवाजी अपने पास रख सकते हैं, राइट। उदाहरण के लिए बालाघाट का जो टेरिटरी थी, बालाघाट का जो क्षेत्र था जो कि बीजापुर के अंडर में था, शिवाजी ने इस पर अधिकार कर लिया था। शिवाजी के इस अधिकार को मुगलों द्वारा मान्यता दे दी गई कि ठीक है आप रखिए अपने पास। क्लियर हुआ या नहीं? तो एक तरीके से एक्सचेंज हुआ ये चीज़ों का। किले वहाँ चले गए, शिवाजी को मान्यता दे दी और शिवाजी से कहा कि ठीक है आपने जो एरिया जीता है बीजापुर से उसमें से कुछ एरिया आप अपने पास रख सकते हो, राइट। तीसरी जो शर्त थी, थर्ड शर्त ये थी कि शिवाजी से कहा गया कि आप मुगलों की सर्विस को ज्वाइन करिए, मुगलों की सेवा में आइए। बट शिवाजी ने अपने आप को एग्जेम्प्ट करने के लिए कहा और उनकी बात मान ली गई, लेकिन एक शर्त रख दी गई कि ठीक है अगर शिवाजी आप मुगलों की सेवा में नहीं आ रहे तो आप अपने पुत्र को भेजिए। तब शिवाजी द्वारा अपना जो माइनर सन था शंभाजी, उसको मुगलों की सेवा में भेजा जाता है और शंभाजी जो है वो चले जाते हैं मुग़ल कोर्ट में, मुग़ल सर्विस में, और वहाँ उनको 5000 का मनसबदार भी बना दिया जाता है। 5000 का मनसब भी उनको दे दिया जाता है। क्लियर हुआ या नहीं? शिवाजी ने खुद जाने से छूट मांग ली थी कि भाई मैं तो नहीं आऊँगा, ठीक है। 3 शर्तें हो गई। चौथी शर्त, शिवाजी अग्रीड टू हेल्प मुगल्स अगेंस्ट द बीजापुर। मैंने जैसे आपसे कहा था कि बीजापुर के साथ लड़ाई चल रही थी मुगलों की, और मराठों की अगर हेल्प मिल जाए तो इस राज्य को जीतना मुगलों के लिए बहुत आसान हो सकता था, और इसके लिए कोशिश भी मुगलों द्वारा की गई। अब इस शर्त के द्वारा ये तय हो जाता है कि जब कभी मुगल सेनाएं बीजापुर के खिलाफ आक्रमण करेंगी तब शिवाजी उसकी हेल्प करेंगे। किसकी? मुगल सेना की। क्लियर हुआ ये? तो चौथी शर्त ये, और 5वीं शर्त ये हुई कि शिवाजी अग्रीड टू विजिट द इंपीरियल कोर्ट ऑफ मुगल्स एट आगरा। यानी आगरा में जो मुग़ल शाही दरबार था, शिवाजी वहाँ जाने के लिए तैयार हो गए, एक तरह से अपनी प्रेजेंस देने के लिए, अपनी हाजिरी देने के लिए। क्लियर हुआ? तो ये थी पुरंदर की संधि, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बुक्स में अच्छे से आप और पढ़ लीजिएगा, समझा मैंने आपको दिया। इससे आगे चलते हैं।
सारी शर्तें आपने ध्यान से समझ ली। 1666 की बात है, 1665 में ये संधि हुई। 1666 में शिवाजी जाते हैं आगरा मुगल कोर्ट में। अब जब वो मुगल दरबार में पहुंचते हैं तो शासक कौन था? औरंगज़ेब। औरंगज़ेब पहले से ही बहुत ज़्यादा चिढ़ता था शिवाजी से। तो कहा जाता है कि शिवाजी के साथ कोई बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया गया और बहुत लो ग्रेड के ऑफिशियल की तरह, लो ग्रेड के मनसबदार की तरह उनसे व्यवहार किया गया। जबकि ये बात गलत थी, क्योंकि शिवाजी खुद मराठाओं के राजा थे और बहुत बड़ा उन्होंने साम्राज्य स्थापित किया था, लेकिन जानबूझकर उनको इंसल्टेड किया गया, उनको ह्यूमिलिएट किया गया, और तो और उनको और उनके पुत्र को हाउस अरेस्ट कर दिया गया, यानी कि घर में नज़रबंद कर दिया गया। लेकिन शिवाजी बड़े चालाक थे। एक दिन मौका देखकर शिवाजी ने, कहा जाता है कि फलों की या मिठाई की टोकरी में बैठकर वो वहाँ से निकल गए। राइट, ये बात है 1666 की ही। अब देखिए, भाग तो गए शिवाजी, महाराष्ट्र पहुँच गए, ठीक है, भाग कर कहाँ गए? महाराष्ट्र आ गए। लेकिन अब आप देख रहे हैं शिवाजी की स्थिति काफ़ी कमज़ोर है, क्योंकि इस संधि के द्वारा किले उनके हाथ से निकल गए, और जब उनको हाउस अरेस्ट किया गया या उनके पुत्र को वहाँ रखा गया, तब मराठों में भी एक तरीके से एक फ्रस्ट्रेशन का माहौल था, एक निराशा का माहौल था। और इसी कारण 1666 से लेकर 1669 तक, यानी कि लगभग 3 साल तक शिवाजी रिमेन्ड इन साइलेंस। शिवाजी शांत रहे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सोच लिया कि अब मेरे बस की बात नहीं है, अब मैं कोई लड़ाई मुगलों से किसी से नहीं लड़ूंगा। कारण ये था कि इन दिस टाइम गैप शिवाजी ट्राइड टू कंसोलिडेट हिज पावर एंड ही रीऑर्गेनाइज्ड हिज एडमिनिस्ट्रेशन, हिज आर्मीज। यानी कि इस 3 साल के समय में शिवाजी ने अपनी शक्ति को फिर से इकट्ठा किया, अपने प्रशासन को फिर से मजबूत बनाया, अपनी सेना को फिर से मजबूत बनाया, और जब उन्हें लगा कि ये काम हो चुका है, तब सॉरी, ही अगेन स्टार्टेड हिज स्ट्रगल विद द मुगल्स। और वो स्ट्रगल कैसे स्टार्ट होता है? 1670 में शिवाजी अगेन प्लंडर्ड सूरत। अब मैंने अगेन क्यों कहा? क्योंकि इससे पहले 1670 से पहले 1664 में शिवाजी ने सूरत को लूटा था, और उसको बोलते हैं फर्स्ट प्लंडर ऑफ सूरत। अब ये जो सूरत था, दैट वाज द इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑफ मुगल्स। मुगलों का एक इम्पॉर्टेंट बंदरगाह था। ये गुजरात है, यहाँ पर सूरत, और यहाँ से मुगलों के जहाज़ चला करते थे, व्यापार हुआ करता था। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात हुई कि शिवाजी ने 1664 में पहले सूरत को लूटा, फिर उसके बाद 1670 में दोबारा से लूटा। क्लियर हुआ है नहीं? एंड आफ्टर इट ग्रेजुअली शिवाजी सक्सीडेड टू रीस्टोर या टू रिकवर मैनी ऑफ हिज फोर्ट्स। यानी कि जो 35 में से 23 किले चले गए थे ना, धीरे धीरे शिवाजी ने इनमें से अधिकांश किलों को फिर से प्राप्त कर लिया, फिर से उनको अक्वायर कर लिया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? और काफ़ी हद तक पहले जैसी पावर उन्होंने प्राप्त कर ली। चलिए अब आगे चलते हैं। अब तक शिवाजी ने एक शासक के रूप में अपना राज्याभिषेक नहीं कराया था। क्लियर? अब कराएंगे। तो शिवाजी का जो कोरोनेशन हुआ, जो राज्याभिषेक हुआ, वो होता है 1674 में, राइट? 1674 में। इससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि 1672 में एक लड़ाई होती है, बैटल ऑफ साल्हेर, साल्हेर की लड़ाई। तो साल्हेर एक महाराष्ट्र में जगह है, साल्हेर की लड़ाई होती है, और इस साल्हेर की लड़ाई में शिवाजी डिफीटेड द मुगल फोर्स। शिवाजी द्वारा मुगल सेना को हरा दिया जाता है, राइट? याद रखिएगा, साल्हेर की लड़ाई 1672 बिटवीन शिवाजी एंड मुगल फोर्सेस। क्लियर हुआ? चलिए, कोरोनेशन होता है 1674 में। कोरोनेशन कहाँ होता है? रायगढ़ में होता है, जहाँ शिवाजी ने अपनी राजधानी भी स्थापित की थी। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़। और जब ये राज्याभिषेक हुआ तो शिवाजी अज्यूम द टाइटल ऑफ हैंदव धर्मोद्धारक। शिवाजी ने हैंदव
धर्मोद्धारक यानी कि हिंदू धर्म का उद्धारक, है ना, इसकी उपाधि ली, प्लस छत्रपति की उपाधि ली, प्लस छत्रपति की उपाधि ली। क्लियर? चलिए, इसके अलावा जो पुरोहित थे वो कभी छोटे एग्जाम में पूछ रहे थे, गंगा भट्ट नाम के एक पुरोहित थे जिन्होंने शिवाजी का राज्याभिषेक किया था। चलिए, अब आफ्टर द कोरोनेशन एक लास्ट चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि शिवाजी ने एक अभियान किया। अब वो अभियान किया, एक अलायंस बनाया उन्होंने। यहाँ पर कौन सा स्टेट था? गोलकुंडा, है ना। तो गोलकुंडा में कौन सी डायनेस्टी थी? कुतुबशाही। कुतुबशाही वंश के साथ उनका एक अलायंस हुआ और उस अलायंस की सहायता से उन्होंने कैनेटिक क्षेत्र में अभियान किया और यहाँ पर 2 जगहों को जीता। एक थी जिंजी, राइट, और दूसरी थी वेल्लोर। तो ये कोरोनेशन के बाद एकमात्र अभियान शिवाजी ने किया, गोलकुंडा के शासक के साथ संगठन बनाकर, उनके साथ एक अलायंस बनाकर। एंड आफ्टर रिटर्न ऑफ दिस एक्सपीडिशन, इस अभियान से लौटने के बाद, ड्यू टू फीवर, बुखार के कारण, शिवाजी डाइड इन 1680, राइट। और शिवाजी का कोरोनेशन कब हुआ? 1674 में। तो कुल मिलाकर शिवाजी ने शासक के रूप में तो केवल 6 साल ही शासन किया, राइट। तो 1680 में बुखार के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन मृत्यु से पहले यानी कि 1627 और 1680 लगभग ये निकल के आता है 53 ईयर्स। तो शिवाजी केवल 53 साल जिए, 6 साल उन्होंने शासक के रूप में शासन किया। बट बिफोर हिज डेथ ही मेड द मराठास अ फॉर्मिडेबल फोर्स। एक ऐसी शक्ति के रूप में उन्होंने मराठों को स्थापित कर दिया जिसने वेस्टर्न पार्ट जो था उसको लगभग 1.5 शताब्दी तक पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में रखा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं समाप्त करेंगे। शिवाजी के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया। इससे आगे की जो चीज़ें हैं, शिवाजी का प्रशासन और उनके उत्तराधिकारी, उनको हम आगे की वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।